किसी इमाम को तनख्वाह ना दे पाए जो वक्फ बोर्ड, उसके चेयरमैन को मेरे ख्याल से डूब मरना चाहिए शर्म के मारे। मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी के चोर है तो मुस्लिम ना। हाँ मुस्लिम, देखो मुस्लिम में बड़ा बड़ा चक्कर है हमारे यहाँ। अगर ईमान गया तो आदमी इस्लाम से बाहर। जो वक्फ की ज़मीन का एक लुकमा भी मुंह में रख सकता है वो मुसलमान नहीं होता। जो वक्फ की चोरी होते हुए रोक ना पाए वो मुसलमान नहीं है। जो वक्फ की चोरी खुद करे, इतना सा भी लुकमा उसके मुंह में गया, वो मुसलमान नहीं है। मेरा ये मानना है, इस पर आप फतवा ले सकते हैं किसी से। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो सरकार 2024 का लाई है उसके बारे में है, और इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पहले भी बातें रखी हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी जेपीसी में भी बातें रखी हैं। मेरा एक वकील होने की हैसियत से और एक ऐसा वकील होने की हैसियत से जिन्हें मरहूम वली रहमानी साहब ने, जो पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे 2 रातों की मोहलत दी थी, जो वक्फ के 2013 के अमेंडमेंट जो आए थे, जिनके ज़रिए से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत के लिए थोड़ी सी बेहतरी हुई थी। तो वो 2 रातों की मेहनत से मैंने वली रहमानी साहब को दिए थे। एक उसमें से जो दूसरा बिल हमने पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट की तर्ज पे दिया था, उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया था उस टाइम भी, 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट ने। अगर वो भी आ जाता है इन अमेंडमेंट्स के साथ, तो वक्फ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और वक्फ की बहुत सारी परेशानियां जो बहुत सालों से हैं वो दूर हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, मानसिकता के लोग हैं, वो निशाना ताक ताक के देश की जो कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटीज़ हैं, जिन्हें संविधान बनने से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी उसमें माइनॉरिटीज़ माना है, यानी कि अक़लियत माना है, अल्पसंख्यक माना है, जिसमें जो उस समय की डिप्रेस्ड क्लास थी, जो अनटचेबल्स थे वो भी माइनॉरिटी थी, मुस्लिम भी माइनॉरिटी थे, शेड्यूल कास्ट भी माइनॉरिटी थे, शेड्यूल ट्राइब भी माइनॉरिटी थे, सिख भी माइनॉरिटी थे, क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी थे, और बौद्ध भी माइनॉरिटीज़ थे, और एंग्लो इंडियंस भी माइनॉरिटीज़ थे। ये सारी माइनॉरिटीज़ के पीछे, ऐसा नहीं है ओबीसी के पीछे नहीं है, उनके भी पीछे है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के पीछे मनुवादी मानसिकता सबसे ज़्यादा ताकत से जुटी रहती है, लगी रहती है। तो उसके तर्ज पे अगर देखा जाए, सबसे पहले ट्राइबल्स के लिए पैसा एक्ट आया। किस लिए आया? कि ट्राइबल्स को उनकी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उनकी सारी ज़मीनें छीन ली जा रही हैं पैसा एक्ट की बुनियाद पे। उसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए SC/ST एक्ट आया, और SC/ST एक्ट ने उनकी कुछ भलाई तो नहीं की, लेकिन उसका नुकसान और किया। और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार पिटीशंस लगवा के SC/ST एक्ट को भी कमज़ोर कर लिया। यही कहानी वक्फ की है। वक्फ सबसे पहले तो ये समझने की बात है, और उस हर चीज़ के बारे में भ्रांतियाँ फैलाते हैं, जैसे कि ट्राइबल्स इस देश की ज़मीन खा गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC जो है इस देश की सारी नौकरियाँ खा गए। ये झूठी कहानियाँ फैलाते हैं। इसी तरीके से वक्फ के बारे में भी एक लंबे समय से झूठी कहानियाँ फैलाई जा रही हैं कि वक्फ जो है ज़मीनों पे एनक्रोचमेंट कर रहा है। तो एक एक पॉइंट लेके मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो इसकी आवाज़, जो हमारे मुस्लिम समाज के और दूसरे समाजों के लीडर हैं, ताकि जनता को बता सके। क्योंकि अभी मुझे किसी का भी एकदम क्लैरिटी से वर्जन आया नहीं है इसमें, ना कानूनी पोजीशन से, ना हिस्ट्री के बारे में। तो इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आज। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ क्या होता है। वक्फ होता है, या चलिए उससे भी पहले ये बताएं कि वक्फ का प्रावधान सभी माइनॉरिटीज़ के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिव सब प्रावधान संविधान में क्यों रखे गए। क्योंकि संविधान, एक तो हमारे लोगों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम नेताओं को ये नहीं पता, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें ये गारंटी दी गई थी, हमें ये वादा किया गया था। ये बिल्कुल बकवास है। भारत देश के निर्माण में किसी ने किसी से कोई वादा नहीं किया। पूरे देश की जनता ने मिलके, भारत देश की सारी जनता ने मिलके एक दूसरे से वादा किया, और उसकी बुनियाद पर यह संविधान बना है। तो एक तो पहले वो समझ लें संविधान क्या है, भारत देश क्या है। किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, कोई देने वाला कुछ है ही नहीं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ मिलकर संविधान दिया है, बस इतना। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सिर्फ पब्लिक ऑर्डर के तहत चल के, कोई किसी की दखलंदाजी नहीं है। पार्लियामेंट की भी दखलंदाजी किस जगह आती है वो मैं आपको बताऊंगा। जो मुस्लिम समाज है, वक्फ की पर्सपेक्टिव में ही बता रहा हूँ, मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ पूरी आज़ादी है। सिर्फ क्या करना है, उन्हें जो भी अपने जो धर्म का पालन करना है वो सब्जेक्ट किसके है, मतलब वो ध्यान इस चीज़ का रख के करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर में कोई नुकसान ना हो, मॉरलिटी में यानी कि नैतिकता में कोई कमी ना आए, और किसी की सेहत के ऊपर कोई नुकसान ना आए। तो ये फ्रीडम है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। तो 26 में सारे मजहबी ग्रुप्स को और उसके सेक्शंस, जो उनके ग्रुप्स अगर बन भी गए छोटे छोटे, उनको टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो वक्फ क्या है, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए तो है ना। तो ये आज़ादी है जो हम सब ने एक दूसरे को दी है, पूरी तरह आज़ाद है मुस्लिम समाज। पहली बात ये, एंड टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, अपने कारगुजार जो कार्यक्रम हैं, कार्यकलाप हैं, वो अपने आप मैनेज करेंगे वो, ये दूसरी आज़ादी है। एंड टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टीज़ इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब ये जो इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, कानून कौन बनाता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स, असेंबली या पार्लियामेंट। ये जो कानून बनाना है ये बनाएगा कौन, पार्लियामेंट या असेंबलीज, लेकिन बनाएगा किससे, पूछ के। ये है बुनियादी बात, उन लोगों से पूछ के, उन लोगों के हिसाब से जिसके बारे में वो कानून बनना है। इस केस में मुस्लिम समाज से पूछ के ही वक्फ का कोई कानून बन सकता है। और इस बिल को लाने से पहले या इससे पहले भी जितने बिल आए, उनको लाने से पहले कोई पब्लिक कंसल्टेशन तो की नहीं गई। तो इसीलिए हालात क्या हुए, और हर एक वक्फ बोर्ड ने आज़ादी से बाद से लेकर आज तक, ये भी बात मैं पूरी सफाई और ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, हर एक वक्फ बोर्ड ने, कोई कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कहीं कहीं, हर एक वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने, हमारे बड़े बड़े लीडरों ने, और सरकार के साथ मिलकर, बिना सरकार के मिले कोई भी चोरी डकैती वक्फ में नहीं हो सकती, ये बात साफ है। सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर वक्फ में चोरी डकैती लूट की है। और ये बात सही है जो किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में भी कही थी कि सच्चर कमेटी के आधार पे जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं उससे कहीं ज़्यादा, इतनी भर बात उनकी सही थी। अगर सही से इसका देखभाल होती ईमानदारी से, तो कोई भी मुस्लिम परिवार करोड़पति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। इतने हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए प्रॉपर्टीज़ छोड़ गए। अब वक्फ की दूसरी बात पे आना बहुत ज़रूरी है, जो भ्रांति फैलाई जा रही है। वक्फ किसी सरकार की कोई देन नहीं है। वक्फ कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में से अल्लाह के नाम या किसी भी और फंक्शन के लिए अगर वो परमानेंटली डेडिकेट यानी कि हमेशा के लिए उसको देता है तो उसको वक्फ कहते हैं। ये है वक्फ की बुनियाद। ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह के नाम ही दी जाए, वक्फ अलल औलाद भी होती है, और मैं उस पर भी आऊँगा। अलल औलाद के बाद यानी कि मैं ऐसा भी वक्फ कर सकता है कोई मुस्लिम समाज। ये वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने पूरी दुनिया को दिया। और मैं आपको बताऊं कि अगर जो ये ट्रस्ट का जो कानून आया है वो इस्लाम धर्म से ही निकल के सारे दुनिया में आया है। जैसे टाटा सन्स कंपनी है ना, वो एक टाटा सन्स ट्रस्ट है, वो उसकी मालिक है, और वो ट्रस्ट सारी कंपनियों का मालिक है, और ट्रस्ट के हिसाब से सारी कंपनियां चलती हैं। तो यही मोटा मोटी वक्फ भी है। मैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टीज़ को दे परमानेंटली देना पड़ता है। तो किस चीज़ के लिए, अब वो कुछ भी वजह हो सकती है। ये भी वजह हो सकती है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति वो ज़िंदा है, तो वो उसकी रख रखाव के लिए, उसकी देखभाल के लिए खर्च होगी। उसके बाद उसकी औलादों के लिए और उनकी औलादों के लिए, और जब औलादें कोई भी ना बचे तब वो गरीबों की मदद के लिए चला जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का वक्फ। ऐसे भी बहुत सारे वक्फ हैं, और इसी की वजह से सबसे पहला अमेंडमेंट भी जब कानून पहला बना था वो वक्फ अलल औलाद की वजह से ही 1913 में बना था। तो अब मैं आपको
ये बताना चाहता हूँ कि मेन बिंदु हमारे क्या हैं। पहली चीज़ जो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो कानून बनना चाहिए तो ये मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, इसीलिए ये कोई अच्छा कानून नहीं है। बचाने की जगह जो काम किया जा रहा है उसको लूटने का किया जा रहा है। अगर इसमें बचाने की एक भी बात होती तो मैं भी इसका समर्थन करता। इसमें हर उस चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की गई है जो 2013 के एक्ट में हमने कुछ थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन रखी थी कि कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज़ बच सके। अगर आज आप सारे वक्फ के जो वेबसाइट्स ही बने हुए हैं किसी भी वक्फ बोर्ड का देखें तो आपको ये नज़र आएगा कि उसमें से 75 से ज़्यादा % वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ जो गज़ट नोटिफाइड है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है एनक्रोच्ड हैं। उनकी एनक्रोचमेंट में खुद दिल्ली जो वक्फ बोर्ड है उसके चेयरमैन के खिलाफ हम लोगों ने भी मिल के कानूनी कार्रवाई की और उसके नतीजे में वो भी जेल गए। और यहाँ दिल्ली में भी सैकड़ों नहीं हज़ारों करोड़ की वक्फ का घोटाला हुआ और उसके बावजूद भी आज तक भी उसके खिलाफ पूरी और मजबूत कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सरकारी अधिकारी और पुलिस के अधिकारी भी इसमें हर जगह शामिल होते हैं। ऐसा कोई वक्फ बोर्ड आज की तारीख में मेरे सामने नहीं है जिसमें रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टियों का घोटाला नहीं हो रहा। तो इसमें अब ज़रूरत किस बात की थी? इससे पहले कि मैं अपने सजेशन दूं, मैं इसकी वक्फ की हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं। और ये उन समाज के लोगों के लिए है जो वक्फ बोर्ड के बारे में चिंतित हैं और वो जो ये जानना चाहते हैं कि वक्फ के लिए क्या करना चाहिए, क्या वक्फ के लिए होना चाहिए। तो जब तक अंग्रेज़ इस देश में ताकतवर नहीं हुए, 1810 में पहला एक एक्ट आया था जो सभी धर्मों के लिए बराबर आया था। उससे पहले जो उस वक्त के कानून के हिसाब से जो कोर्ट्स होती थी काजीज़ की, उसमें एक आम मुकदमे की तरह भी अगर कोई वक्फ के बारे में डिस्प्यूट होता था तो वो चलता था। लेकिन 1810 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड बोर्ड ऑफ कमिश्नर अंग्रेज़ों ने पहली बार लाया है, जिसमें सभी धर्मों के मजहबी और चैरिटेबल जो फंक्शंस थे उसके लिए ये बोर्ड बना 1810 में।